Hello everyone, this side Advocate जितेंद्र यादव। वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। आज हम देखेंगे अपनी क्लास 8 जो कि डिपेंड होगी सेक्शन 372 से CRPC सेक्शन 484 के बचे हुए क्वेश्चंस में, जो कि हमने पिछली क्लास में यानी क्लास 7 में हमने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक। आज हम अपनी नई श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक कवर करेंगे। यह श्रृंखला सेक्शन 372 से 484 के बचे हुए क्वेश्चंस की है, जो इम्पोर्टेंट MCQs बनाए गए थे टारगेट फॉर IQ के द्वारा। ये इस सेक्शंस का लास्ट है, यानी कि CRPC के सारे सेक्शंस इसमें कवर कर लिए गए हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा आपके पास, वो पूरा CRPC का एक साथ आएगा, जिसमें हम टॉप 100 MCQs देखेंगे, जिसमें पूरी CRPC एक साथ कवर होगी। यानी कि ये हमारा हो गया फ़िल्टर होके अब आएंगे। अब जो अगला सीरीज़ आएगा वो फ़िल्टर होगा पूरे CRPC का एक साथ। यानी कि इनमें से भी हमने निकाले हैं टॉप 100 क्वेश्चंस। तो हमने फ़िल्टर बाई फ़िल्टर हर चीज़ के लिए हमने कवच बना के रखा हुआ है, ताकि CRPC आपके कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन छूटे ना हो। CRPC से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने ये सारी सीरीज़ देख के गए हो। इस बात की पूरी तरीके से जिम्मेदारी है कि हाँ, आपका 70 to 80% पेपर इसी चीज़ से फंसेगा। कहना गलत नहीं होगा कि क्वेश्चन 70-80% इन्हीं सीरीज़ से आएगा ही आएगा, आप ये चीज़ मान के चलिएगा। तो हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना देर करे हुए, जो कि हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे 51 से लेके 100 तक। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, जो कि श्रृंखला का पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 51, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा के अंतर्गत वे अनियमितताएं हैं जो प्रक्रिया को दूषित नहीं करती हों बताई गई हैं। तो इसमें ऑप्शन 1 है धारा 460 में, ऑप्शन 2 धारा 461 में, ऑप्शन 3 धारा 462 में, ऑप्शन 4 धारा 466 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 धारा 460 में, यानी कि 460 में। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। किसी भी दोषपूर्ण न्यायालय में कोई परीक्षण प्रारंभ कर दिया जाता है तो ऐसा परीक्षण क्या होगा? वैधानिक होगा, ऑप्शन 2 अनियमित होगा, ऑप्शन 3 अपूर्ण होगा, ऑप्शन 4 अवैधानिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अवैधानिक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। गलत स्थान पर विचारण का क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन 1 स्वमेव विदूषित होगा, ऑप्शन 2 विदूषित तभी होगा जब न्याय विफल होगा, ऑप्शन 3 अपराध की गंभीरता देखनी होगी, ऑप्शन 4 उच्च न्यायालय को संदर्भित करना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 विदूषित तभी होगा जब न्याय विफल होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में वे अनियमितताएं जो विचारण को दूषित करती हैं बताई गई हैं? ऑप्शन 1 धारा 460 में, ऑप्शन 2 धारा 461 में, ऑप्शन 3 धारा 466 में, ऑप्शन 4 धारा 467 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 धारा 461 में, यानी कि 461 में। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। यदि किसी न्यायालय क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम। यदि किसी न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश निर्णय में हस्ताक्षर नहीं करता तथा तिथि अंकित नहीं करता तो यह क्या है? ऑप्शन 1 असाध्य प्रक्रियात्मक अनियमितता है, ऑप्शन 2 CRPC की धारा 465(1) के अधीन साक्ष्य प्रक्रिया
प्रक्रियात्मक अनियमितता है, ऑप्शन 3 तात्विक अनियमितता है, ऑप्शन 4 अविधिकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 CRPC की धारा 465(1) के अधीन साक्ष्य प्रक्रियात्मक अनियमितता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोई भी न्यायालय केवल जुर्माने से दंडित अपराध का संज्ञान किस निम्न सीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं लेगा? ऑप्शन 1 है 2 माह, ऑप्शन 2 है 3 माह, ऑप्शन 3 है 4 माह, ऑप्शन 4 है 6 माह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 6 मंथ यानी कि 6 माह। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए विहित मर्यादा अवधि है। ऑप्शन 1 1 वर्ष, ऑप्शन 2 2 वर्ष, ऑप्शन 3 3 वर्ष, ऑप्शन 4 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 वर्ष यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम। मानहानि के अपराध के संज्ञान हेतु धारा 468 दंड प्रक्रिया संहिता में समय सीमा क्या है? तो ऑप्शन 1 है 6 माह, ऑप्शन 2 है 1 वर्ष, ऑप्शन 3 है 3 वर्ष, ऑप्शन 4 है कोई सीमा नहीं। तो इसको गैस करिए क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 6 माह। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। गलत उत्तर बताना है हमें इसमें। किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए परिसीमा काल होगा। इसमें से बाकी के 3 सही होंगे, एक गलत होगा। तो इसमें से हमें गलत आंसर देखना है। इसमें से गलत आंसर हमारा क्या होगा? 6 माह यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 1 वर्ष यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास दंडनीय है, ये भी सही है। ऑप्शन 3 है 3 वर्ष यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास दंडनीय है। ऑप्शन 4 यानी कि ऑप्शन 3 भी सही है। ऑप्शन 4 5 वर्ष यदि अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है, यह गलत है। ठीक है, तो इसका गलत उत्तर होगा ऑप्शन 4 का 5 वर्ष यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अंतर्गत कोई न्यायालय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान जो 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है नहीं लेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 1 वर्ष की समाप्ति के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। CRPC 1973 के अंतर्गत 3 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध के लिए प्रकरण दायर करने हेतु निर्धारित परिसीमा काल क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कोई परिसीमा काल अवधि निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निम्न किस धारा में परिसीमा काल के प्रारंभ की तारीख को बताया गया है? किसमें बताया गया ये हम देखते हैं। ऑप्शन 1 है 467 में, ऑप्शन 2 है 468 में, ऑप्शन 3 है 469 में यानी 469 में, ऑप्शन 4 है 470 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 469 में यानी कि 469 में। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं हम। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 468 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के दंडनीय अपराधों के लिए परिसीमा काल है। ये क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछे गए हैं। बस आपको मेंटली प्रिपेयर रहना कि हमारा क्वेश्चन किस किस टाइप से फ्रेम होगा। जो टाइप टारगेट फॉर IQ ने फ्रेम किया, इससे बाहर कमीशन फ्रेम नहीं कर सकता। आप इनको मल्टीपल टाइम अपने माइंड में इसका रिवीजन करते रहिए। एक क्वेश्चन को कमीशन किस तरीके से घुमा घुमा के पूछ सकता है, तो इस तरीके से हमने फ्रेम किए हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी कि 3 वर्ष।
ऑप्शन 64 है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत कोई भी न्यायालय किसी अपराध का परिसीमा काल के अवसान के बाद संज्ञान ले सकता है। ऑप्शन 1 है धारा 468, ऑप्शन 2 है धारा 472, ऑप्शन 3 है धारा 473, ऑप्शन 4 है धारा 471। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 धारा 473 में, यानी कि 473 में। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं हम। किसी चालू रहने वाले अपराध की दशा में नया परिसीमा काल प्रारंभ होता है। ऑप्शन 1 अपराध की तारीख से, ऑप्शन 2 जिस दिन प्रथम बार ऐसे अपराध की जानकारी किसी पुलिस अधिकारी को होती है, ऑप्शन 3 जिस दिन प्रथम बार अपराधी की पहचान का पता अपराध द्वारा विथित व्यक्ति को होता है, ऑप्शन 4 उस समय के प्रत्येक क्षण से जिसके दौरान अपराध चालू रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उस समय के प्रत्येक क्षण से जिसके दौरान अपराध चालू रहता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 477 के अंतर्गत यानी 477 सेक्शन के अंतर्गत उच्च न्यायालय किसके परामर्श के पश्चात नियम बना सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 राज्य सरकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 477 यानी कि 484 यानी 484 के आसपास के 10-20 क्वेश्चन पहले के, यानी कि 460 से लेके 484 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आमतौर पर एस्पिरेंट्स भूल जाते हैं, कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। क्योंकि लास्ट के सेक्शन किसी भी एक्ट का आप देखिए, प्रैक्टिकली सोचिए, आप उनमें कंफ्यूज होते हैं या फिर आपके वो उतने प्रिपेयर्ड नहीं होते जितने शुरू के और बीच के सेक्शंस आपके प्रिपेयर्ड होते हैं। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। अब कमीशन ये चीज़ समझ चुका है, एस्पिरेंट्स की चीज़ें सारी समझ चुका है कि हाँ क्वेश्चन उनको ये वाले तो रटे होंगे, पिछले वाले पूछते हैं, लास्ट से पूछते हैं, चाहे वो आपका आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, एविडेंस हो, किसी का भी हो, लास्ट के सेक्शंस आपके भटके हुए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा में उच्च न्यायालय में किसी मुकदमे का विचारण किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। धारा 474 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। एक कानूनी, यह यादों लिखे हैं वो वादों का होगा, यहाँ टाइपिंग एरर है। एक कानूनी वादों को पदेन सरकारी वकील नहीं बनाया जा सकता किसमें आयोजित की गई थी। तो इसमें केरल राज्य वर्सेस करवित्तल कृष्णन, ऑप्शन 2 वी रामचंद्र वर्सेस MC जगादोदरा, ऑप्शन 3 विजयवाड़ा महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको तो भूलना ही नहीं है। तो किस में किया जाता है, जल्दी से गैस करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 धारा 482 में, यानी कि 482 में, CRPC में। फिर घुमा दिया क्वेश्चन नंबर 70। सेक्शन 482 CRPC के अंतर्गत अंतरिम शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है किसी भी दंड न्यायालय द्वारा, केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन 4 उच्च न्यायालय द्वारा। बहुत कन्फ्यूजिंग होता है लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। जल्दी से गैस करिए इसका कौन सा आंसर होगा। अगर आपने प्रैक्टिस करी है MCQs को, आपको यह आंसर याद होना चाहिए। ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका हरियाणा राज्य वर्सेस भजनलाल में। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने निम्न केस में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपने अपनी ऑथेंटिक बुक्स जो से आप पढ़ाई करते हैं उसमें भी ये चीज़ दी हुई है, बहुत ज़्यादा दी हुई है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप केस लॉ से ये डाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य। दंड प्रक्रिया संहिता विषय में भारत के संविधान की निम्न सूचियों में किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये सबको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से गेस करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि ये कन्फ्यूजिंग है तो यहाँ इसको काट कर ऑप्शन 3 कर लीजिएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस धारा में 482 के अंतर्गत प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों का इनहेरेंट पावर का प्रयोग करते हुए एक उच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? तो ना ऑप्शन 1 है न्यायिक अपेक्षा से पुलिस अपेक्षा में देने का। ये कर सकता है क्या? नहीं, ईश्वर ये कर सकता है, क्योंकि इसमें ये पूछा गया है नहीं कर सकता है। तो आपको ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। जैसे मैं ही अभी कंफ्यूज हो गया था, ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ लिया बट हमें याद रहता है कि क्या कर सकता है या नहीं कर सकता। तो नहीं पूछा है, हमें वो लास्ट ऑप्शन तक याद रखना, नहीं नहीं नहीं। तो ये कर सकता है। ऑप्शन 2 है अपने आप को अपील न्यायालय में परिवर्तित नहीं कर सकता जब विधायिका ने उसे प्रत्यक्ष या प्रत्युत अधिकृत नहीं किया है। ये भी सही है। ऑप्शन 3 अपने निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने का, या ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसमें नहीं है का होगा ऑप्शन 3। ये इसका राइट आंसर होगा 74 का, अपने निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। एफआईआर को उच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस आधार पर खारिज किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, आरोप पत्र के अनुसार पक्षकारों ने समझौता कर लिया हो एवं कोई जघन्य अपराध नहीं किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। जमानत नियम है, कारागार अपवाद है, यह कथन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप मेंस में भी लिख सकते हैं अपने बिल वाले क्वेश्चंस में, अगर पूछा जाता है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, मोतीराम वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। एक दंडिक कार्यवाही जो शमनीय नहीं है अभिखंडित की जा सकती है। ऑप्शन 1 प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन 2 जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन 3 उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन 4 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 उच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं हम, जिनमें हमें मेल करना है। तो अग्रिम जमानत है, परवाद पर संज्ञान है, न्यायालयों की भाषा है, अभ्यासक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति है। तो इसको हम मैच कर लेते हैं, यानी कि अग्रिम जमानत हो गया हमारा ऑप्शन 3 धारा 438, यानी कि हमारा 4 में जाना है। हमें बिना टाइम वेस्ट करे हम ऐसे भी गैस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका एक सेकेंड, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा। अग्रिम जमानत है हमारा ऑप्शन 3 में, यानी ए का 3 होगा 438 में। अग्रिम जमानत तो इसमें दिया हुआ है। परवाद पर संज्ञान
प्रवाद पर संज्ञान ये किस सेक्शन में है, इस टाइप से आप इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। न्यायालयों की भाषा सेक्शन 272 में, इस टाइप से देख लीजिएगा। और अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति सेक्शन 110 दंड प्रक्रिया संहिता में, ठीक है। तो इसका 4 का डी का होगा 2, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अन्वेषण के दौरान। एक पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा जांच के दौरान दिए गए कथन को क्या किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गवाह के को खंडन करने के उद्देश्य के सिवाय किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एफआईआर अपराध कारित होने की सूचना मात्र है। ऑप्शन 2 प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने आप में एक सारभूत साक्ष्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी कि एक सही है किंतु 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं हम। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के लिए सबसे आवश्यक तथ्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को क्या किया जाए, तो इसका राइट आंसर हम ढूंढते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना। ये सेक्शन 167 का है, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गए, यानी 484 तो हमारे सेक्शंस ख़त्म हो गए हैं। अब ये बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो हाईली प्रोबेबिलिटी है कि आ सकते हैं, वो हमने लास्ट में डाल दिया, यानी कि 100 सेक्शंस के बीच में डाल दिए हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ के ऊपर ही मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। अन्वेषण के दौरान दी गई संस्वीकृति या कथन को कौन अभिलिखित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। संज्ञेय अपराध में के किए जाने से संबंधित इत्तला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 4 इसका कथन सही नहीं है। सूचना की प्रतिलिपि सूचना देने वालों को निःशुल्क दी जा सकती है। ये ऑप्शन 4 सही नहीं है। दी जा सकती नहीं होगी, यहाँ दी जाएगी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। प्रोविजो किसी स्त्री द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध किए जाने की इत्तला दी जाती है, तो ऐसी इत्तला किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी, अतः स्थापित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2013। एक पुलिस स्टेशन के बाहर साधक अधिकारी को गिरफ्तारी की रिपोर्ट भेजनी होती है, किसको। ऑप्शन 1 है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, ऑप्शन 2 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन 3 जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन 4 सत्र न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जिला मजिस्ट्रेट। बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूचना थाने के वार्षिक अधिकारी द्वारा दी जाएगी, तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जिला दंडाधिकारी या उपखंड दंडाधिकारी यानी SDM। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सम्मन की तामील संबंधित व्यक्ति के परिवार को उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के साथ सम्मन को छोड़कर की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 धारा 64 में। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। कथन A
दंड विधि का उद्देश्य अपराधों को रोकना है। कारण क्या है इसका? कारण यह है कि कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के लिए हकदार नहीं है। कौन नहीं है? पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। ऑप्शन 2 जो विच्छेद विवाह पत्नी है यानी पुनर्विवाह नहीं किया हो वो, या अवयस्क पुत्री या विच्छिन्न विवाह पत्नी जिसने पुनर्विवाह किया हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 विच्छेद विवाह पत्नी से पुनर्विवाह किया हो। ये हकदार नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में सुसंगत प्रक्रिया कहाँ दी गई है? ऐसे मामले में जब 24 घंटों के अंदर अन्वेषण पूर्ण ना हो पाया हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 धारा 67। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं हम। जहाँ 2 या अधिक न्यायालयों के मध्य क्षेत्राधिकार का प्रयोग विवादित हो तथा ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों की अधीनस्थता के अंतर्गत हों तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 186 के अंतर्गत विषय विनिश्चित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा जिसके क्षेत्र में कार्यवाहियाँ प्रथम बार प्रारंभ हुई हों। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं हम। कब एक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने में सक्षम होता है? पुलिस रिपोर्ट पर, परिवाद पर, पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति की सूचना या स्वयं के ज्ञान पर, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सभी पर, यानी पुलिस रिपोर्ट पर भी संज्ञान ले सकता है, कंप्लेंट पे भी ले सकता है, पुलिस अधिकारी से बिना किसी व्यक्ति की सूचना या स्वयं के ज्ञान पर भी, और या सभी में ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 निम्नलिखित में से किसी अभियोजन से रक्षा प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 न्यायाधीश को। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 में उल्लिखित अपराधों का संचित विचारण निम्नलिखित न्यायालयों में कौन कर सकता है? कोई CJM यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत किया गया है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। वह अपराध जो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं जिन पर अभिभाषक चर्चा लागू नहीं है को अधिसूचित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा, मानवाधिकार आयोग द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। इसका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न में से किसे न्यायालय की भाषा के संदर्भ में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। CRPC का कौन सा प्रावधान दोहरे अभियोजन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 धारा 300। इसको याद करने की ट्रिक है, दोहरा मतलब डबल, 3 के पीछे डबल 0 आती हैं। इस तरीके से आप दोहरा अभियोजन वाला मामला याद रख सकते हैं कि सेक्शन में आता है डबल 0 दोहरा। ठीक है, दोहरा मतलब डबल चीज़ें होती हैं। यदि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में साक्ष्य उपलब्ध जो अपराध करता है लेकिन उसका नाम आरोप पत्र में अभियुक्त रूप के रूप में उल्लिखित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, एक सेकेंड वेट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। उसका नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट द्वारा जोड़ा जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, जो कि हमारा इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100, शमनीय अपराध उपबंधित किए गए हैं। ऑप्शन 1 सीआरपीसी की प्रथम सूची में, सीआरपीसी की द्वितीय अनुसूची में, ऑप्शन 3 सीआरपीसी की धारा 320 में, ऑप्शन 4 सीआरपीसी की धारा 321 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सीआरपीसी की धारा 320 में। तो ये हमने 100 एमसीक्यू कवर कर लिए हैं। आज के 50 एमसीक्यू हो गए इस सेक्शन में, और कल भी हमने इसी सेक्शन के यानी कि सेक्शन 372 से 484 के 50 एमसीक्यू कल कवर किए थे। आज भी 372 से लेकर 484 के और 50 क्वेश्चन और हमने इसमें प्रैक्टिस किए हैं, जो कि हमारे 51 से लेकर 100 तक आज हमने इसमें किए हैं। तो आज सीआरपीसी का ये चीज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब इसका फ़िल्टर वर्ज़न हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, जो संभावित है आपके पास कल तक आ जाएगी। जो अपकमिंग जुडिशरी एग्ज़ाम है, इसका फ़िल्टर वर्ज़न आपको एनी हाउ, क्योंकि आपकी इनकी प्रैक्टिस हो गई है, आप सीआरपीसी के फ़िल्टर वर्ज़न की और प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आप बिल्कुल फ़िल्टर्स क्वेश्चन को लेके जाएंगे, जो कि टफेस्ट से टफेस्ट होंगे। आपका क्वेश्चन सीआरपी से बाहर जाएगा ही नहीं। आपका 80% पेपर, मिनिमम 80% पेपर इन्हीं सीरीज़ से आएगा। आप बिल्कुल इस तरीके तैयार कर, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बी पॉजिटिव, ये कर लिया सब कुछ हो जाएगा। डोंट वरी, कि स्मार्टली काम करते हैं। आपने जो पढ़ा बहुत अच्छा किया, और ये आपकी चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। आपकी मेरिट को, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, इस सीरीज़ को करके उनकी मेरिट अच्छी होगी, कट ऑफ में उनका नाम आएगा। तो इस तरीके से हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं।